हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, ठीक है? आज हम आप लोगों के लिए सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फिर से टॉपिक लाए हैं, जिसमें से मैं सिर्फ इस टॉपिक के माध्यम से आपको बस एमसीक्यू का कंप्लीट करवाऊँगा, जिसमें से आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लाए हैं और आज का जो रहेगा, ये सीडीपी का जैसे सतत मूल्यांकन और निदानात्मक जैसा क्वेश्चन आता है, निदानात्मक प्रक्रिया क्या आता है, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होता है, तो उससे क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग यहाँ दिख ही रहा होगा कि बच्चों का किस प्रकार निदान करना है, किस प्रकार मूल्यांकन करना है, उससे जितना भी होता है रचनात्मक बच्चा कैसा होता है, ठीक है? उसका मतलब कुछ-कुछ बीमारियों के कारण बच्चे का विकास कैसे नहीं होता, तो उससे रिगार्डिंग मतलब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये सीडीपी का, ठीक है? सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कोई भी बिहार टेट, ठीक है? बिहार टेट का तैयारी करते हैं, इसी को स्टेट बोलते हैं, ठीक है? बिहार टेट या स्टेट का जो तैयारी करते हैं या जेटेट, ठीक है? जेटेट या सीटेट का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही है सीडीपी से और आप इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं कि बता सकते हैं कि हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है? चलिए आप लोग बताइएगा टोटल हम 15 क्वेश्चन लाए हैं जिसमें से आप लोग बताइएगा कि 15 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, ठीक है? चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो आपको बताना मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को त्रुटि का निकालना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। ऑप्शन नंबर सी है यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अलग ही कक्षा में प्रवृत्त नहीं करना, मतलब उसको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान का और उपचार करना। तो आपको बताना मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? बहुत है अच्छा कौन इससे रहेगा, मतलब इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। बस आप 14 क्वेश्चन कर लीजिए, 14 से 15 क्वेश्चन, इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी टेट का एग्ज़ाम दीजिए, इससे क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, ठीक है? ज़रूर ये सब क्वेश्चन आपको करके जाइएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा? सीखने में होने वाली खामियों और निदानों का उपचार करना। तो आपको सबसे पहले थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट दे देंगे कि निदान क्या होता है, ठीक है? और उपचार क्या होता है? देखिए, इसमें से आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए, निदानात्मक क्या होता है कि जैसे कि ये मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम के अंतर्गत जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान क्या होगा कुछ-कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, जो क्या कहते हैं पढ़ने में फ़ोकस नहीं कर पाता, ठीक है? आप उसको पढ़ाने देते हैं तो वो फ़ोकस नहीं पाता, कुछ अलग ही एक्टिविटी करता है, तो कुछ मतलब अपने में ये रहता है। तो आपको जब टीचर हैं तो आपको क्या करता है, आपको थोड़ा-सा बच्चों को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, ठीक है? अब जब नहीं पढ़ रहा है तो आपको क्या है उसकी जानकारी लीजिएगा, क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये नहीं कर रहा, तो ये सब आपको जब पता होगा तो उसको क्या बोलते हैं निदान होता है, ठीक है? मतलब आपको कमियों की जानकारी का पता हो जाता है तो उसको बोलते हैं निदान, ठीक है? अब जब जानकारी आपको पता हो जाएगा, तो उस जानकारी के माध्यम से क्या कीजिएगा आप उसको उपचार के लिए क्या कहते हैं उसके मम्मी-पापा को या मतलब कि कोई बढ़िया से साइकियाट्रिस्ट मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइएगा, तो उसका जब उसको ले जाके उसका क्या कहते हैं बच्चों का जो खामियों का जो इलाज करके या उसको उपचार करके उसको खत्म कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं उपचार, ठीक है? ये होता है, एक निदानात्मक होता है, एक उपचारात्मक, तो ये दोनों भी आप समझिएगा, ठीक है? जैसे यहाँ त्रुटि निकालना, ये नहीं करना है बच्चे, ये नेगेटिव मापा तो बच्चों की उपलब्धियों को मापना, ये सब नहीं काम करना है और शिक्षा को अगले क्लास के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है क्योंकि जब तक बच्चा ये फर्स्ट क्लास में ये मैच्योर नहीं हो पाता, तो उसको नेक्स्ट क्लास के लिए हम नहीं उसको कर देंगे, नहीं तो फिर उसके लिए और परेशानी हो जाएगी, ठीक है? तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, आप टीचर हैं और जो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वाला है, वीडियो जो कोई भी नहीं देखे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो वो देख लीजिएगा, आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन ईज़िली बन आ जाएगा उसमें, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशील बालकों के रूप में लेबल लगा देना, ठीक? ऑप्शन नंबर बी बोलता है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है, उनकी पहचान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बोलता है अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बोलता है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक का तैयार कर सक पाई जाती है या पुष्टि करने या पोषण प्रदान करना। आपको बताना है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, आप लोग बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, दो का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में बोलता है क्या बोलता है उत्पादक, उत्पादक मतलब प्रोडक्शन जीवन जीने के लिए शिक्षा के किस सीमा तक तैयार कर सकता मतलब तैयार कर पाता है और यह पुष्टि पोषण प्रदान करना, ये होता है मूल्यांकन का मोस्ट मोस्ट मतलब फैक्ट, ठीक है? जैसे धीमी प्रगतिशील बालकों के रूप में लेबल लगाना, लेबल तो कभी नेगेटिव होता है। पहचान उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान करना, ये सब नहीं करना। कठिनाइयों समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये पता लगा लेने से नहीं होता क्योंकि पता जब अभी जस्ट बताया था ना निदान,
निदान मतलब पता लगाना, सिर्फ़ कमी का जो पता लगेगा वो सिर्फ़ निदान होगा। उसका जब तक उच्चार नहीं कीजिएगा तो ये ऑप्शन में नहीं आता, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी सटीक होगा, ठीक है? चलिए, जहाँ एक्सप्लेन होगा वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब बताना मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे इसलिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धियाँ क्या हैं इसलिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है इसलिए करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर शिक्षक को उपलब्धियों का पता लगाना है इसलिए। तो किस लिए करना चाहिए? मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? ये बताइए आप लोग। चलिए, तो देख लेते हैं क्या किस लिए करना चाहिए? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात होता है इसीलिए। तो मतलब बच्चों का सीखने जो मतलब बच्चा किस स्तर तक, कितना वो मतलब क्लास में कितना सीख पा रहा है, कितना वो गेन कर पा रहा है, तो ये सब उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? ये करते हैं, नहीं तो हम फिर नहीं करना। तो इसलिए क्या करता है बच्चों को पता लगा मतलब कि बच्चों के जो सीखने का स्तर है, लेवल क्या है? जैसे जिन पे आज 4 अवस्था दे रहे एस, पी, सी, एफ 4 अवस्था दिए थे। ठीक है? सेंसरी मोटर स्किल, प्री कंप्रेशन कंक्रीट और फॉर्मल मतलब ये सब अवस्थाएँ देते हैं नहीं? तो मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्थाएँ, ये सब अवस्थाएँ दी तो इससे क्या था बच्चों का लेवल का पता लगता था, इसीलिए मूल्यांकन करना चाहिए। लेवल के अनुसार ही उसको मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या होता है? तो शैक्षिक मतलब टीचिंग के दौरान जो मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है वो बताएँ। छात्रों को प्रगति का आकलन करने के लिए, कक्षा में अभिलेखों और मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन में कार्य निष्पादन या मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन में ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन के लिए। अब बताना है मूल्यांकन क्यों करना चाहिए बताइए आप लोग। मतलब शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ हुआ? चलिए, तो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को प्रगति मतलब प्रगति का आकलन मतलब कि प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, बच्चों का विकास किस प्रकार होता है, उसका प्रगति का जानने के लिए हम क्या कहते हैं मूल्यांकन करते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्या बोलता है इसमें? विज्ञान में मूल्यांकन थोड़ा-सा इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, विज्ञान में मूल्यांकन का क्या अर्थ ये पूछा है? विज्ञान में क्या है पहले पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए, ये है। ऑप्शन में विद्यार्थियों को क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, ये है। अगला क्वेश्चन है सभी क्रियाकलापों को एकीकृत भाग होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। या केवल सिर्फ विषय या प्रत्यक्षों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिवृत्ति को छोड़ दें। तो विज्ञान में मूल्यांकन का क्या अर्थ है, ये बताएँ? विज्ञान में मूल्यांकन क्या है? सभी विषय जो जितने भी विषय है क्या है? सभी क्रियाकलापों को एकीकृत भाग होना चाहिए, सबका क्या एकीकृत भाग होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मूल्यांकन के लिए अंत होगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है? मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? आपको मूल्यांकन से जितने भी क्वेश्चन बनता है ये हम करवा दे रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन तो पहला ऑप्शन देखिए, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए करना चाहिए, मतलब अर्थ होता है, वो पूछा है। या छात्रों की बुद्धि का पता लगाने के लिए मूल्यांकन का अर्थ होता है। या छात्रों के अधिगम की सफलता, असफलता का अध्ययन करना होता है। और ऑप्शन नंबर डी, स्वाध्याय परीक्षण करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? ये पूछा है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या है छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना ही मूल्यांकन का अभिप्राय होता है, ठीक है? कितना सफल हो रहा है, कितना बच्चा कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, तो वो दोनों सफलता असफलता क्या रीज़न है, उसके बाद हम मूल्यांकन का कारण पता करेंगे, फिर उसको निदान करेंगे, निदान करने पर उपचार करेंगे, तो ये मूल्यांकन का फैक्ट होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें बोलता है निम्न में से कौन-सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? आपको बताना है उपयुक्त रचनात्मक कार्य आकलन नहीं है, आपको बताना है, ठीक है? चलिए, तो इसका देख लेते हैं। पहला ऑप्शन खुले अंत वाले प्रश्न करना, परियोजना देना, अवलोकन करना और उसमें विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो आपको बताना है खुले मतलब रचनात्मक ये बोला है रचनात्मक आकलन क्या होता है? क्रिएटिविटी, ठीक है? कार्य नहीं पूछा है, ठीक है? तो नहीं देखे यहाँ। चलिए, तो देख लेते हैं इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को योग्यता निर्धारित करना। तो विद्यार्थियों को कभी भी योग्यता को कभी भी निर्धारित नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर बच्चे का क्या आता है आईक्यू लेवल कोई से तेज होता है तो किसी कम होता है, तो क्या करना उसके अनुसार आप क्या कहते हैं उसके अनुसार बच्चों को क्या है योग्यता को निर्धारित कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग-अलग प्रकार का होता है, हर बच्चे में कुछ ना स्पेशल गुण होता है, तो इसलिए कभी भी बच्चों को क्या कहता है कोई योग्यता को निर्धारित नहीं करेंगे और उसके हिसाब से आकलन नहीं करेंगे, तो ये गलत होता है, ठीक है? ये नहीं करना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है? क्यों बच्चों का मूल्यांकन होना ये आप बताइए? पहला ऑप्शन है मूल्यांकन होना चाहिए, कारण बताइए? पहला है बोर्ड परीक्षा के द्वारा होना चाहिए इसलिए मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, गृह परीक्षा के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए या लिखित या मौखिक परीक्षा के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होता है। तो बच्चों का मूल्यांकन आप किस आधार पर कर सकते हैं ये बताइए? बच्चों का मूल्यांकन आप कर सकते हैं किस आधार पर कर सकते हैं? चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतत और व्यापक सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? बच्चों को मतलब वही समावेशी शिक्षा के आधार पे मतलब कि बच्चों को हर बच्चों को समान एक ही आधार पे बच्चों को मान के क्या करना मूल्यांकन करना चाहिए। अब बच्चों के लेवल जिस बच्चे का जैसा स्तर है या बच्चे उस पे नहीं फोकस करे तो बच्चों को जिस प्रकार की प्रक्रिया उस प्रकार से उसको सहायता प्रदान करके हम बच्चों का सतत रूप से व्यापक रूप से उसको मूल्यांकन करेंगे, ठीक है? व्यापक रूप से उसको मिलकर मूल्यांकन करेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दबाव को कम करने वाले एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो दबाव जो जो दबाव है तो उसको कम करना और परीक्षा में आप बच्चों को कैसे सफलता की ओर आगे की ओर बढ़ा सकते हैं तो ये इसके लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है कम अवधि की परीक्षा की ओर अंतरण कराना चाहिए। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों या परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन बी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी चाहिए। और ऑप्शन बी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसी की स्थापना करना चाहिए। तो कैसे आप कीजिएगा मतलब कि बच्चों में जो दबाव है परीक्षाओं को में उसका दबाव को कम करके बच्चों को मतलब एग्जाम के लिए अच्छा से प्रोत्साहित हो अच्छा करे तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा उसके लिए बच्चों के लिए? उसके लिए क्या कीजिएगा, आप सिंपल कीजिएगा, वार्षिक रूप से एग्ज़ाम लीजिएगा, अर्धवार्षिक रूप से एग्ज़ाम लीजिए, तो साल में 2 बार, एक बार 6 मंथ में लीजिए और फिर एक बार लास्ट 6 मंथ में लीजिए। टोटल मतलब 6 मंथ और फिर लास्ट जो साल का अंत वाला, उसमें लीजिए ताकि इससे क्या होगा बच्चों का क्या होगा, दबाव भी कम रहेगा और मतलब उतना ज़्यादा फ़ोर्स नहीं पड़ेगा और बच्चों का ये अच्छा काम करेगा, ठीक है? तो ये सब नहीं करना है, इससे कम अवधि की परीक्षाओं को और अंतराल नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, आयोजन नहीं करना चाहिए, ये सब भी नहीं करना चाहिए। आप विभिन्न एजेंसी की स्थापना करके वैसे नहीं करना चाहिए। उसमें फिर बच्चों में एक प्रकार का हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा नायक मतलब उपदेशक, ठीक है? दोबारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार है, ठीक? जो अनुदेश के समय सीखने के विकास में किया जाता है। तो आपको बताना है कक्षा नायक जो उपदेश है, द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो है क्या अनुदेश के समय सीखने का विकास में किया जाता है? पहला ऑप्शन निर्देशित मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, ऑप्शन बी सी प्लेसमेंट मूल्यांकन होता है, ऑप्शन डी यह संकलित मूल्यांकन होता है। चलिए बताइए। तो देखिए, ये ज़्यादा कक्षा नायक के माध्यम से कौन-सा मूल्यांकन होता है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है। तो जब भी एग्ज़ाम में पूछेगा कक्षा नायक या उपदेशक मूल्यांकन कौन-सा आता है, तो बोलिएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ठीक है? ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? अभी जस्ट बताए थे नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है। ऑप्शन देखिए, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्य कमज़ोर क्षेत्र को चिन्हित करना, पहला ऑप्शन बोला है। ऑप्शन बी बोलता है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। ऑप्शन बी अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी छात्रों की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानने के लिए। तो नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्यों नैदानिक परीक्षण लिया जाता है? क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? इसमें एकेडमिक द्वारा जो कठिनाइयों होता है कारण का पता लगाना। हम जैसे बताए थे ना कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चा यदि उसको नहीं कर पाता है और उसमें कुछ प्रकार के ना मतलब कि जो रहते हैं ना एक प्रकार का बीमारी होता है डिस्लेक्सिया वगैरह सब अलग-अलग प्रकार का बीमारी होता है। डिस्पेक्सिया, डिस्लेक्सिया तो इस तरह की बीमारी है तो उसको क्यों उसको बच्चों को नहीं फ़ोकस कर पा रहा तो क्या कीजिएगा आप एकेडमिक कठिनाइयों के द्वारा कारण का पता लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है मतलब जो खाली रह जाती है तो उनके निदान के बाद होना चाहिए। जब बच्चा सीखता है तो उसमें क्या होता है कुछ-कुछ आपको मतलब उसमें के बच्चों की कमियाँ या रिक्तियाँ रह जाती है, कमियाँ रह जाती है, तो उनको निदान जो वो परेशानी रहती है तो उसको निदान के बाद आपको जना होना चाहिए। तो निदान के बाद क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन संघर्ष अभ्यास काल होना चाहिए, सभी पाठों में व्यवस्थित रूप से दोहराव होना चाहिए, शिक्षार्थियों और अभिभावक को उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए और समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? निदान के बाद क्या होना चाहिए? इसमें शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए कि बच्चा कितना कर पाया अभिभावक की उपलब्धि अभिभावक क्यों नहीं उस पे फ़ोकस नहीं कर पाया, क्यों क्या उसका रीज़न है, क्या है उसको उपलब्धियों के बारे में उसको बताना चाहिए या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण का भाग नहीं है, ठीक है, कोण का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन दे शैक्षणिक उद्देश्य, ऑप्शन में मूल्यांकन, ऑप्शन में शिक्षण अनुभव, ऑप्शन में अधिगम अनुभव। तो चलिए बताइए आप लोग। तो इससे तो देखिए पता ही चल रहा है कि कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण भाग नहीं पूछा है, तो नहीं होता कौन, शिक्षण नहीं होता, ठीक है। तो शिक्षण अनुभव नहीं होता, बाकी सारा चीज होता है, ठीक है। अधिगम अनुभव होता है, तकनीक उद्देश्य होता है, उसके बाद फिर मूल्यांकन होता है, तो ये सब सारा भाग होता है, बट ये शिक्षण अनुभव नहीं होता, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है, इतना क्वेश्चन कर लिया था, आप तो बता ही दीजिएगा। पहला ऑप्शन है मानक, ऑप्शन है निर्णात्मक, ऑप्शन है योगात्मक, ऑप्शन है सीसीआई। तो मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं होता है? चलिए, तो कौन सा, ये कभी भी नहीं होता, तो मानक नहीं होता है, ये मानक स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, बाकी सारा होता है, निर्माणात्मक होता है, योगात्मक होता है, सीसीआई होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब सारा होता है, पर मानक कभी भी नहीं होता मूल्यांकन का बाद। इसलिए बच्चों को क्या है, स्टैंडर्ड मानक कभी भी टैग नहीं लगाना चाहिए बच्चों में, वो सब कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियो के लिए जरूर बेल आइकन डाला लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूटे ना। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलेंगे इसी तरह और भी मजेदार, मतलब मज़ेदार वीडियो के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और बताएंगे कि यार ये जो इम्पोर्टेंट रहेगा सभी एग्जाम के लिए, सी टेट, जे टेट, बिहार टेट या कोई भी टेट का तैयारी करते हैं, तो इससे क्वेश्चन बनता ही है, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है। आपका एग्जाम कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है। जरूर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट नए नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।